हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में। और एक और नई क्लास लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट्स कि इससे पहले जो भी अपनी क्लासेज हुई हैं उन सभी क्लासेज में हमने ऑलरेडी 8 या 9 के लगभग अपनी क्लासेज हो चुकी हैं। और वहाँ पर हमने बात की है प्रीपोजिशंस को लेकर के, क्योंकि प्रीपोजिशन अपना जो टॉपिक है वो रिसेंटली चल रहा है। और अभी अगर हम बात करें रिसेंटली जो अपना जो टॉपिक चल रहा है या जो अपनी रिसेंट जो क्लास हम आज की क्लास होने वाली है वो क्लास में हम डिस्टेंस से एज यूजुअल हम बात करेंगे। और प्रीपोजिशन को लेकर हम बात करेंगे आज की क्लास में भी, क्योंकि अपनी प्रीपोजिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर मैं बात करूँ आज की क्लास की, तो आज की जो क्लास है वो भी बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है डिस्टेंस। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि अपनी क्लास स्टार्ट हो, तो प्रीवियस जो क्लास हुई थी वहाँ पर हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की। और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीपोजिशंस की। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप एक और क्लास के साथ जुड़ जाइए और बने रहिए एंड तक। आपकी क्लास आज की जो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल आपके लिए रहने वाली है स्टूडेंट्स। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की और देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ नया है आपके लिए। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज की जो क्लास है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की जो अपनी प्रीपोजिशन है वो फर्स्ट वन रहेगी आपके लिए टू। टू आपकी जो प्रीपोजिशन है उसके अगर मैं बात करूँ तो उसका अर्थ, अगर मैं हिंदी अर्थ की बात करूँ या उसका अर्थ की बात करूँ तो इसका अर्थ हो जाएगा को, यानी को के अर्थ में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। पर यानी पर या ऊपर के अर्थ में भी इसको प्रयोग करते हैं। और तक यानी बोल सकते हैं को के अर्थ में इसको कनेक्ट करने के लिए या किसी प्लेस या किसी टारगेट को इंडिकेट करने के लिए या उसे कनेक्ट करने के लिए को का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में पर या पर का प्रयोग हम किसी नाम से कनेक्ट करने के लिए करेंगे। और उसके बाद में तक शब्द जो है उसका हम उसके लिए हम टू का जो यूज़ करेंगे वो करेंगे हम डिस्टेंस, ध्यान रखें किसी टाइम को बताने के लिए। देख सकते हैं को का हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस किसी समय को को के किसी प्लेस को जोड़ने के लिए। उसके बाद में अगर बात करूँ पर जो आपका वर्ड है ये किसी नाउन को इंडिकेट करता है। और उसके बाद में लास्ट में जो होता है कि वो आपको इंडिकेट करेगा या बताएगा आपको किसी टाइम को। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू अपना जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है उसकी हम बात करने वाले हैं, उसका हम जिक्र करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन अगर इसकी कंडीशन की बात करूँ तो फर्स्ट वन इसकी कंडीशन रहने वाली है डिस्टेंस कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन होता है और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नॉन लिविंग होता है। ध्यान रखें नॉन लिविंग बोल दीजिए या लाइफलेस बोल दीजिए या निर्जीव बोल दीजिए। जबकि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका पर्सन या व्यक्ति होता है। जैसा कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको एक कॉलम दिया गया है वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार से इंडिकेट करने वाले हैं डिस्टेंस। कॉलम में देख सकते हैं आप किस प्रकार से पर्सन को दर्शाने के लिए या कहूँ कि किसी सजीव को दर्शाने के लिए अपने यूज करते हैं किसी इंपॉर्टेंट अपने ऑब्जेक्ट का। देख सकते हैं आप किस प्रकार से। तो यहाँ देख सकते हैं हिम, इसके बाद में जो आपका ही होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट हिम यूज करते हैं, सी के लिए यूज करते हैं हर, उसके बाद आई के लिए मी, यू के लिए यू रहेगा, दे के लिए देम, वी के लिए एस। और कोई नाउन भी आपके ऑब्जेक्ट हो सकती है। ध्यान रखें नाउन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नाउन से मेरा मतलब यहाँ पर लिविंग से है। देखिए यहाँ पर नाउन की अगर मैं बात करूँ तो नाउन यहाँ पे आपकी लिविंग होगी। ध्यान रखें लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ यानी कोई सजीव होगा। ये ध्यान रखें किसी सजीव के लिए हम बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अगर कोई सजीव है ये कौन कोई पर्सन है और वहाँ पर अगर आप किसी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन यूज़ कर रही हैं तो आप वहाँ पर टू प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। ध्यान रखें किस प्रकार से। एग्जाम्पल की बात करूँ सी गेव ए चॉकलेट टू मी। तो आप देख सकते हैं पहले बात करें तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम बोल सकते हैं कि ये आपका नॉन लिविंग है। और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम लिविंग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इनको कि जैसे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपका इनडायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी बात करें तो होगा आपका लिविंग, यानी कोई पर्सन हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है वो होगा आपका नॉन लिविंग, यानी वो आपका नॉन लिविंग होने वाला है, नॉन लिविंग। और इसी को हम बोल सकते हैं लाइफलेस, इसी को हम लाइफलेस भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा
या किसी लिविंग को इंडिकेट करेगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसी नॉन लिविंग या लाइफ प्लेस को इंडिकेट करेगा। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि सॉरी, किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सी गेव ए चॉकलेट टू मी, तो पहले आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद में इनडायरेक्ट हुआ है। तो अगर आप देख सकते हैं एक ही सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और फर्स्ट वन अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप बाद में लिखते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका कनेक्ट होता है किसी पर्सन से या किसी लिविंग से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट बाद में आता है, तो टू का प्रयोग करेंगे। अगर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सन पहले आ जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग बाद में आता है, तब ध्यान रखें टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं बेसिकली, या जनरली आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या पर्सन आपका बाद में आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर ध्यान रखें हम प्रयोग करेंगे टू का। तो आप देख सकते हैं सी गिव चॉकलेट टू मी, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। सेकंड वन की अगर बात करूँ, आई स्पोक टू माई क्लास टीचर, मैंने अपने क्लास टीचर से कहा या मैंने बताया, तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद में देखें लक्ष्मी टीचेज इंग्लिश टू द बॉयज, लक्ष्मी बच्चों को या लड़कों को इंग्लिश पढ़ाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में द बॉयज जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश आपकी क्या है, नॉन लिविंग है, तो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। और अगर बात करें बॉयज की तो आपका लिविंग है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया, ध्यान रखें टू का। इसके बाद में देखें सेकंड जो कंडीशन है वो क्या कहती है, को हेतु, यानी को के अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। को के अर्थ में किस प्रकार से करेंगे, लक्ष्य या स्थान के लिए, यानी डेस्टिनेशन के लिए या फिर पैलेस के लिए। लक्ष्य या स्थान यानी डेस्टिनेशन या पैलेस के लिए जब अगर बात करते हैं टू की, तो उसका अर्थ वहाँ पर को होता है। तो आप देख सकते हैं आई एम गोइंग टू, ध्यान रखिए गोइंग गो होता है, या कम जो आपकी फॉर्म होती है, तो उनके लिए बेसिकली टू अपनी प्रीपोजिशन यूज होती है। लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं इस बात का कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे मैं मार्केट को जा रहा हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम सीधा बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो ये आप ध्यान रखें, आप को के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, बेसिकली कम और गो के लिए हम टू प्रीपोजिशन ही प्रयोग करते हैं, ध्यान रखें। आई एम गोइंग टू मार्केट, में मार्केट जा रहा हूँ। उसके बाद में देखें सी वेंट टू जोधपुर, वह जोधपुर चली गई या वह जोधपुर गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गो की पास्ट फॉर्म दे रखी है वेंट, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है कि वह जोधपुर को गई या जोधपुर गई। उसके बाद में लास्ट वन देखें, द फील्डर गोज टू द लास्ट एंड ऑफ द बाउंड्री, फील्डर जो है या क्षेत्ररक्षक जो है वो बाउंड्री के अंत तक जो है जाता है या बाउंड्री तक जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। एक बार दोबारा देखें दोनों ही कंडीशंस को। अपनी आज की जो प्रीपोजिशन है वो डिस्टेंस रहने वाली है अपनी टू, और टू का अगर मैं बात करूँ प्रयोग की, तो को के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन को का किस प्रकार से करेंगे, लक्ष्य या स्थान बताने के लिए, यानी डेस्टिनेशन या प्लेस बताने के लिए को के अर्थ में करेंगे। पर का प्रयोग हम करेंगे, ध्यान रखें, पर हम किस कब मानेंगे इसको, तो ध्यान रखें यदि हमारा सेंटेंस में टू के बाद में नाउन दे रखी है, जैसे टू पार्टी हो सकता है, टू स्कूल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टू के बाद में मार्केट है, टू के बाद में जोधपुर है। तो इस प्रकार से आपकी कोई नाउन भी हो सकती है, वहाँ पर के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, और तक के अर्थ में प्रयोग करेंगे जब टू के बाद में कोई समय हो। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग हमें करना है। फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इसका प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप जो पर्सन होते हैं या जिसको हिम हर मी यू दे देम अस और नाउन, जो आपकी नाउन लिविंग होती है उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार से आप यूज करने वाले हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपका लिविंग होता है, सजीव होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपका नॉन लिविंग या लाइफलेस होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, सी गिव ए चॉकलेट टू मी, उसने मुझे एक चॉकलेट दी, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बाद में है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, तो दोनों के बीच में टू का प्रयोग करना होता है, जो हमने किया है। उसके बाद में देखें आई स्पोक टू माई क्लास टीचर, मैंने मेरे क्लास टीचर से कहा, तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, क्योंकि माई क्लास टीचर ये आपका क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में देखें माई लक्ष्मी टीचेज इंग्लिश टू बॉयज, लक्ष्मी टीचेज इंग्लिश टू द बॉयज, लक्ष्मी बच्चों को या लड़कों को इंग्लिश पढ़ाती है। तो इंग्लिश आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका द बॉयज है, तो टू का प्रयोग किया गया है। सेकंड कंडीशन की बात करें, टू को के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन लक्ष्य या स्थान यानी डेस्टिनेशन या प्लेस को इंडिकेट करने के अर्थ में। देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सी वेंट टू जोधपुर, वह जोधपुर चली गई, यहाँ पर भी
टू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें द फील्डर गोज टू द एंड ऑफ द बाउंड्री, फील्डर बाउंड्री के अंत तक जो है चला जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो आपकी टू को लेकर है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करें फर्स्ट कंडीशन में लिविंग और नॉन लिविंग जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उनके सेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। और सेकंड जो आपकी कंडीशन है वो हम किसी डेस्टिनेशन या किसी प्लेस को इंडिकेट करते हुए हम टू का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में आइए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अपनी प्रीपोजिशंस की और इसी टू प्रीपोजिशन के अंतर्गत कुछ और इम्पोर्टेंट कंडीशंस की। आइए कंडीशन नंबर 3 और उसके आगे की कंडीशन को जानते हैं कि टू प्रीपोजिशन के अंतर्गत और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो थर्ड नंबर की जो अपनी कंडीशन है वो अपनी बात कर रहे हैं हम प्रीपोजिशन टू के अंतर्गत। और टू में अगर बात करें टू प्रीपोजिशन में बात करें कंडीशन नंबर 3 की, तो कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है आप देख सकते हैं कि समयावधि हेतु यानी समय की अवधि बताने के लिए पीरियड ऑफ टाइम जिसे हम बोलते हैं वो बताने के लिए, जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा होगा कि टू के सामने में लिखा है को पर और तक जो अपना अर्थ है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं कि समय अवधि बताने के लिए, यानी टू का जो हम प्रयोग करने वाले हैं वो किसी सेंटेंस में तक जो है अर्थ कब देगा। ध्यान रखें समय की अवधि यानी समय आपको मिलेगा टू के बाद में। तो टू के बाद में अगर आपको समय मिल रहा है तो वहाँ पर ध्यान रखें टू का जो अर्थ होने वाला है वो होने वाला है तक। तो आप देख सकते हैं ध्यान रखें कई बार क्या होता है कि मतलब टू जो इस प्रकार के सेंटेंसेस में टू है वो आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन के साथ में करेक्ट होकर आता है। तो ध्यान रखें आपके पास डबल टाइम होगा, एक सेंटेंस में दो अलग अलग समय होंगे और उन समय के साथ साथ आपको प्रीपोजिशन यूज करनी होती है। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ टाइम होता है वहाँ पर फ्रॉम यूज करते हैं और या जिसको हम बिगिनिंग बोल सकते हैं टाइम की, और एंडिंग जो होती है या जो लास्ट वाला टाइम होता है बाद वाला वहाँ पर हम यूज करते हैं टू का। तो आप देख सकते हैं समय अवधि हेतु फर्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, सी वर्क से फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी वह सुबह से शाम तक काम करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो बिगिनिंग है वो मॉर्निंग है तो फ्रॉम का प्रयोग किया गया और एंडिंग है इवनिंग तो टू का प्रयोग किया गया। उसके बाद में देखें आई विल बी इन द स्कूल, आई विल बी इन स्कूल फ्रॉम 8 AM टू 2 PM, मैं सुबह 2 से मैं सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में रहूँगा या स्कूल में होऊंगा। उसके बाद में देखिए थर्ड अपना जो एग्जाम्पल हुआ है दैट कैफे ओपन्स फ्रॉम 6 AM टू 7 PM, वह कैफे सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये एग्जाम्पल अपने आप को इंडिकेशन दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसका टू का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में कंडीशन नंबर 4 देखिए किस प्रकार से घड़ी का समय बताना, यानी आपकी जो वॉच होती है उसमें घड़ी का समय बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें एक तो होता है कि समय के बाद में यानी जैसे फिक्स आपका टाइम हो, जैसे मैं कहूँ कि 1 बज गया, अब 1 बजे के बाद का अगर समय होता है तो वहाँ पर ध्यान रखें हम यूज़ करते हैं पास्ट का। ध्यान रखें एक निश्चित समय के बाद की जो मिनट होती है वो समय होता है उसको हम उसके लिए यूज़ करते हैं पास्ट शब्द का। लेकिन एक निश्चित जैसे निश्चित समय से पहले का समय अगर हम पूछ रहे हैं या पहले का समय अगर हम बताया जा रहा है तो हम ध्यान रखें यूज़ करते हैं टू का। जब मैं कहूँ कि 1 बजने में 5 मिनट कम है, मैं कहूँ कि 1 बजने में 5 मिनट कम है तो 1 बजने में 5 मिनट कम है इसलिए यूज़ करेंगे टू का। मैं कहूँ कि 1 बज करके 5 मिनट हो गई या 1 बज करके 5 मिनट हो चुके हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट का या पास्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें तो यहाँ पर बात करें घड़ी का समय बताना तो टू का प्रयोग करने वाले किस प्रकार से इट इज़ 10 to 7, यानी इट इज़ 10 to 7 यानी अभी भी 7 बजने में 10 मिनट हैं। आप बोल सकते हैं कि अभी भी 7 बजने में 10 मिनट शेष हैं। उसके बाद में देखिए इट इज़ 5 minutes to 6 by my watch, यानी मेरी वॉच जो है उसमें समय की बात करें तो 6 बजने में 5 मिनट बाकी हैं या शेष हैं। दोनों एग्जाम्पल हैं वो, यानी एक निश्चित समय से पहले कितने बजने में कितना समय शेष है या कितनी मिनट शेष है वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं टू का। और ध्यान रखिए निश्चित समय से बाद के समय बताने के लिए यह कहूँ कि एक निश्चित समय का टाइम देने के बाद में उसके बाद में कितनी मिनट हो चुकी हैं या कितना समय बीत चुका है उसके लिए उसके लिए यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन, यह कहूँ कि उसके लिए यूज़ करेंगे हम पास्ट वर्ड का। ध्यान रखें यहाँ पर हम शेष समय बता रहे हैं तो वो बताएंगे टू के जरिए। उसके बाद में देखिए कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 की बात करूँ या फिर यूँ कहूँ कि कंडीशन नंबर 5 जो है आपकी लास्ट कंडीशन है टू के अंतर्गत। बात करें पर के अर्थ में, पर के अर्थ में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि पर के अर्थ में यूज़ तब करेंगे जब टू के बाद में आपको कोई नाउन मिले। देखिए किस प्रकार से यूज़ करेंगे तो देखिए माई टीचर
इनवाइटेड मी टू टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पार्टी, यानी टू के बाद में आपकी नाउन होनी चाहिए। तो मेरे टीचर ने मुझे इनवाइट किया। अब इनवाइट किस चीज़ पर किया? टी के लिए किया, कॉफ़ी के लिए किया, ब्रेकफास्ट के लिए किया, लंच के लिए किया, डिनर के लिए किया, या फिर पार्टी के लिए किया। तो ये कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे मैंने ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। तो माई टीचर इन्वाइटेड मी, मेरे टीचर ने मुझे इन्वाइट किया। किस प्रकार से आपको इन्वाइट किया होगा? तो टू प्रीपोजिशन के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखें, टू का हम जो है पर के अर्थ में प्रयोग तब करेंगे जब टू के बाद में आपके कोई नाउन हो। एक बार दोबारा देखें, हम टू प्रीपोजिशन के अंतर्गत बात कर रहे हैं जहाँ पर हम तीन हमारे सामने कंडीशंस बन रही हैं, को के अर्थ में, पर के अर्थ में और तक के अर्थ में। को के अर्थ में किस प्रकार से हम यूज करेंगे ये हमारे पास जो है, और उसके बाद में पर के अर्थ में किस प्रकार से यूज करेंगे और तक के अर्थ में किस प्रकार से यूज करेंगे, ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग कंडीशन में जान रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? समय अवधि हेतु, यानी आपको समय बताना है, पीरियड ऑफ टाइम बताना है। देख सकते हैं, सी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से शाम तक काम करती है। तो एंडिंग जो टाइम है उसके लिए टू का यूज करेंगे, और जो बिगिनिंग टाइम है उसके लिए यूज करेंगे फ्रॉम का। सेकंड जो एग्जांपल है, आई विल बी इन स्कूल फ्रॉम 8 AM टू 2 PM, मैं सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में रहूँगा। उसके बाद में देखिए, दैट कैफे ओपन्स फ्रॉम 6 AM टू 7 PM, वह कैफे सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। तो आप देख सकते हैं बिगिनिंग जो है, समय की जो बिगिनिंग है, आप देख सकते हैं ये बिगिनिंग है, तो यहाँ पर बिगिनिंग से पहले फ्रॉम का प्रयोग किया गया, और ये एंडिंग है तो एंडिंग से पहले प्रयोग किया गया टू का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगिनिंग से पहले फ्रॉम का और एंडिंग से पहले टू का। उसके बाद में आप आगे देख सकते हैं ये आपकी बिगिनिंग है 6 और 7 आपकी क्या है? एंडिंग। तो एंडिंग जो टाइम होता है ये कहूँ कि जहाँ पर आपका अंतिम बिंदु जो आपका समय का होता है वहाँ पर टू का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद में कंडीशन नंबर 4 कहती है घड़ी का समय बताना। इट इज 10 to 7, यानी 7 बजने में 10 मिनट शेष हैं, यानी एक निश्चित समय बजने में कितनी मिनट शेष रहती है वहाँ, ये बस बताने के लिए, शेष समय बताने के लिए यूज करेंगे टू का। उसके बाद में देखें, इट इज 5 minutes to 6 बाई माई वॉच, मेरी वॉच में, मेरी घड़ी में अभी भी 6 बजने में 5 मिनट शेष हैं। उसके बाद में है कंडीशन नंबर 5 या लास्ट, पर के अर्थ में। पर के अर्थ में प्रयोग करेंगे जब टू के बाद में आपको कोई नाउन मिले। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से टू के बाद में आपको नाउन मिलेगी। माई टीचर इन्वाइटेड मी, मेरे टीचर ने मुझे इन्वाइट किया। इन्वाइट आपको किस चीज़ पर किया, यानी किस चीज़ के लिए आपको बुलाया, चाहे वो टी हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, पार्टी हो, सभी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन टू का। आई होप कि 5 अलग अलग कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रीपोजिशन टू को लेकर के, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और आप एक बार क्लास को रिवाइज करके देख सकते हैं, या क्लास में जो है आपके ऑप्शंस में स्पीड ऑप्शन को आप यूज करके देख सकते हैं, स्लो मोशन में इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगी, सारे रूल्स आपके समझ में आएंगे, सारे कंडीशन समझ में आएंगी, और उनके साथ साथ ही सारे एग्जाम्पल भी आपके समझ में आ जाएंगे। आइए उसके बाद में बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपनी प्रीपोजिशन की। और नेक्स्ट आपकी जो प्रीपोजिशन रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स, और वो प्रीपोजिशन आपकी होगी डियर स्टूडेंट्स ओवर जो प्रीपोजिशन है उसको लेकर के हम बात करते हैं। और ओवर प्रीपोजिशन की बात करें तो उसका अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ हो जाएगा ऊपर, यानी ऊपर के अर्थ में हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं प्रीपोजिशन ओवर की। उसके बाद अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हम बात करने वाले हैं एक और नई प्रीपोजिशन की, और हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ओवर की। और प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो हम बात यहाँ पर अर्थ की बात करें तो अर्थ हो जाएगा इसका पर या ऊपर के अर्थ में। ध्यान रखिए प्रीपोजिशन ओवर, इसका अर्थ की बात करें या सेंस की बात करें, इसका मीनिंग की बात करें तो पर या ऊपर के अर्थ में इसका हम प्रयोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ध्यान रखें इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आपकी, और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से आपकी यूज होती है। देख सकते हैं किस प्रकार से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, देखिए आप, धरातल के ऊपर होने पर लेकिन वस्तु गतिशील अवस्था में रहे। देखिए धरातल के ऊपर हो लेकिन वस्तु गतिशील अवस्था में हो, किस प्रकार से देखें, जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से कोई बेस है, कोई आधार, धरातल है, कोई आधार है, तो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होनी चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से, यानी गतिशील अवस्था में होनी चाहिए। कोई वस्तु किसी धरातल के ऊपर गतिशील अवस्था में है, जैसे छत के ऊपर से प्लेन का जाना, छत के ऊपर से प्लेन का जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु का या किसी धरातल के ऊपर से गतिशील अवस्था में होना। तो आप देख सकते हैं धरातल के ऊपर वस्तु गतिशील अवस्था में होगी तो किस प्रकार से और काम प्रयोग करेंगे। द प्लेन फ्लू ओवर द हिल्स,
प्लेन जो है वो पहाड़ी के ऊपर से उड़ा या पहाड़ी के ऊपर से उड़कर चला गया। तो आप देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर से, अगर ये मैं इस बॉक्स को यूँ कहूँ कि इस बेस को अगर हम पहाड़ी माने तो इसके ऊपर से प्लेन आपका जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा है, उसमें गति है, तो ओवर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल देखें, द थीप जंप्ड ओवर द वॉल। थीप जो है या चोर जो है वो वॉल के ऊपर, यही कहूँ कि वॉल के ऊपर से जंप कर गया या उसने छलांग लगाई। तो आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर से उसने जंप लगाया, तो वॉल के ऊपर से उसने जंप लगाया तो सीधी सी बात है उसने वो मूवमेंट होगा, उसमें वो गति होगी, यूँ कहूँ उसमें वो हलचल होगी, जिसके ज़रिए हम बात कर सकते हैं प्रीपोजिशन ओवर की, या यूँ कहूँ कि प्रीपोजिशन ओवर का हम प्रयोग डिस्टेंस करने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, धरातल के ऊपर वस्तु स्थिर हो। ध्यान रखें यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि वस्तु धरातल के ऊपर तो हो लेकिन गतिशील अवस्था में हो, यानी उसमें मूवमेंट हो। लेकिन यहाँ उसका जस्ट अपोजिट बता रहे हैं कि वस्तु धरातल के तो ऊपर हो लेकिन स्थिर अवस्था में हो, यानी स्थिर अवस्था में भी हो और वस्तु स्पर्श ना कर रही हो। तो इस प्रकार की कंडीशन बनने वाली है डिस्टेंस इस प्रकार से। जैसे इस प्रकार से अगर हम इसको हम बेस मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारी वस्तु यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो इसकी कंडीशन ये है कि वो स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, गतिशील अवस्था में नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि गतिशील अवस्था हो या मूवमेंट हो, और सेकंड कंडीशन ये कहती है कि धरातल के ऊपर स्थिर अवस्था में हो या स्पर्श भी ना करता हो। देखिए किस प्रकार से, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर गंगा, यानी गंगा जो नदी है, गंगा जो रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज है। तो आप ध्यान दें यहाँ पर ब्रिज गंगा नदी के ऊपर है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा नदी को टच नहीं करेगा, उसको स्पर्श नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन है कि इसमें स्थिर भी रहेगा, ब्रिज स्थिर भी रहेगा और स्पर्श भी नहीं करेगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर प्रयोग किया गया प्रीपोजिशन ओवर का। उसके बाद में देखें, ही हैड एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, उसने उसके पास एक अम्ब्रेला है जो उसने अपने सर के ऊपर लगा रखा है या सर के ऊपर उसने उसको पहन रखा है। तो देख सकते किस प्रकार से उसने अम्ब्रेला का यूज़ कर रखा है, सर के तो ऊपर है लेकिन वो सर को टच नहीं कर रहा। अम्ब्रेला जो है छत्ता जो है सर के ऊपर है लेकिन उस सर को टच नहीं कर रहा, और प्रीपोजिशन का यहाँ पर डिस्टेंस प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिए लास्ट एग्जांपल, देयर इज ए लिजार्ड ओवर माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर क्या है, मेरे सर के ठीक ऊपर क्या है, एक लिजार्ड है, यानी एक छिपकली है। तो देख सकते हैं तीनों ही एग्जाम्पल ये करें कि ये यहाँ पर जो अवस्था बताई गई है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन बताई गई है वो स्थिर अवस्था बताई गई है और टच ना करते हुए, और ऊपर की जो आपका कंडीशन है वो कह रहा है कि गतिशील अवस्था हो। यानी दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो आपकी कंडीशंस हैं वो एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। ध्यान रखें, जस्ट अपोजिट होने के बावजूद भी जो आपका प्रीपोजिशन आप एक ही यूज़ कर सकते हैं ओवर। उसके बाद में कंडीशन नंबर 3, के ऊपर, यानी के ऊपर के अर्थ में इसका हम प्रयोग करेंगे या ढकने के अर्थ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो जितना हमारा बेस है या जितना हमारा धरातल है, जितना हमारा आधार है, उस आधार को कम्प्लीटली अगर हम कवर करते हैं, ढकते हैं, या उसको कम्प्लीटली कवर करते हुए या ढकते हुए, एक हो कि उसको कम्प्लीटली कंट्रोल लेते हुए हम बात करें, तो वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस प्रीपोजिशन ओवर का। किस प्रकार से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, प्लीज़ स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल, प्लीज़ या कृपया टेबल पर एक कपड़ा बिछा दो या टेबल के ऊपर कपड़ा लगा दो। तो पूरी टेबल की बात हो रही है, तो पूरी की पूरी टेबल पर कपड़ा लगाने की बात हो रही है, यानी पूरी टेबल को कवर करने की बात हो रही है। तो ध्यान रखिए प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिए, पुट दिस बेडशीट, लास्ट आपका एग्जाम्पल है डिस्टेंस, ध्यान रखें, पुट दिस बेडशीट ओवर द बेड, इस बेडशीट को जो है बेड पर लगा दो या बेड पर इसको रख दो या बिछा दो। तो ध्यान रखिए पूरे के पूरे बेड पर बेडशीट लगाई जाती है, ना कि आधे बेड पर। तो पूरे के पूरे बेड को कवर कर रहा है तो ओवर, पूरी की पूरी टेबल को कवर कर रहा है, तो ध्यान रखें प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग किया गया है। एक बार दोबारा देखें, और प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें यहाँ पर या ऊपर के अर्थ में हम प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखें फर्स्ट एंड सेकंड जो आपकी कंडीशंस हैं, जहाँ पर फर्स्ट कंडीशन कहती है कि वस्तु गतिशील अवस्था में हो और सेकंड कंडीशन कहती है कि वस्तु स्थिर अवस्था में हो, लेकिन स्पर्श ना करे। दोनों कंडीशन में हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस प्रीपोजिशन ओवर का। यहाँ पर आप डायग्राम मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स के ऊपर या धरातल के ऊपर आपका प्लेन है, यूँ कहूँ कि कोई वस्तु है जो गतिशील अवस्था में है, और सेकंड जो एग्जांपल ये कहता है कि आपकी वस्तु धरातल के तो ऊपर है लेकिन स्थिर अवस्था में है, और यूँ कहें कि वो बिना टच किए है। देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लू ओवर द हिल्स, प्लेन जो है पहाड़ों के ऊपर से उड़ा। सेकंड एग्जांपल है, द थीप जंप्ड ओवर द वॉल, चोर ने छत के दीवार के ऊपर से छलांग लगाई। दोनों ही आपके एग्जांपल हैं वो किसी बेस के ऊपर से जाते हुए या मूवमेंट करते हुए दिखाए गए हैं।
उसके बाद में देखिए धरातल के ऊपर स्थिर अवस्था में होने पर या बिना स्पर्श के, तो देख सकते हैं देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर गंगा। गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जो कि स्थिर अवस्था में होता है, जो कि टच नहीं करता, ओवर का प्रयोग किया गया है। ही हैड एन अम्ब्रेला और हिज हेड, उसने अपने सर के ऊपर एक छत्ता या छाता ले रखा है। तो सर के ऊपर छाता ले रखा है, सर के ऊपर टच नहीं करेगा, जहाँ तक स्थिर है, ओवर का प्रयोग किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल है देयर इज ए लिजार्ड ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर क्या है, एक लिजार्ड यानी एक बोल सकते हैं कि एक छिपकली है। तो स्थिर अवस्था की बात कर रहे हैं, ये भी कहूँ कि स्टेबिलिटी की बात की गई है, और स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रयोग किया गया ओवर का। थर्ड कंडीशन क्या करिए, के ऊपर या ढकने के अर्थ में, जहाँ कि कंप्लीटली जितना हमारा वेस या धरातल होता है उसको कंप्लीटली ढकना या कवर अप करने की बात आती है, ओवर का प्रयोग करते हैं। प्लीज स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल, कृपया टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा दो या लगा दो। तो ध्यान रखें पूरी की पूरी टेबल पर लगाने की बात हो रही है। पुट दिस बेडशीट ओवर द बेड, बेड के ऊपर इस बेडशीट को लगा दो, बिछा दो, किसी भी प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली चीज़ यह है कि जितना हमारा बेस है, जितना हमारा आधार है, उस कंप्लीट आधार को हमें यूज़ करने वाले हैं, उसको कवर अप करने वाले हैं प्रीपोजिशन ओवर के अंतर्गत। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, तीन अपनी कंडीशन है और प्रीपोजिशन के अंतर्गत, और तीनों ही कंडीशन, फर्स्ट सेकंड कंडीशन आपकी फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के अपोजिट है, और थर्ड कंडीशन किसी भी बेस या आधार को कंप्लीट कवर अप या घों की पूरे को ढकने के अर्थ में यहाँ पर हमने और प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। आइए उसके बाद में बात करें, और प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट अपनी कंडीशंस की, और बात करते हैं कंडीशन नंबर 4 और उसके आगे की कंडीशन की। उसके बाद में डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने और प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही कुछ और इम्पोर्टेंट अपनी कंडीशंस की। और प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो कंडीशन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 4 कंडीशन क्या कह रही है, 4 नंबर की कंडीशन ये कह रही है कि समाप्त के अर्थ में, यानी समाप्त बोल दो या पूर्ण बोल दो या कंप्लीट बोल दो, तो फिनिश बोल दो। तो समाप्त या कंप्लीट के अर्थ में हम अगर बात करें तो ओवर का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, दिस मैच इज ओवर, यह मैच समाप्त हो गया है, या यह मैच समाप्त है, या कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, फिनिश हो गया है, कैसे ही बोले। लेकिन जब कंप्लीट की बात आती है, फिनिश की बात आती है, समाप्त की बात आती है, तो ध्यान रखिए हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से, दिस मैच इज ओवर, यह मैच कंप्लीट हो चुका है या समाप्त हो गया है। उसके बाद में देखें, माई ऑफिस विल बी ओवर एट 5 PM, यानी मेरा जो ऑफिस है वो कितने बजे उसको बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट होता है उसका काम, या बोल सकते हैं कि ऑफिस से मैं कितने बजे छूटता हूँ, ऑफिस कब बंद होता है, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। 5 PM शाम को 5 बजे, यानी समाप्त के अर्थ में, बंद के अर्थ में भी हम इसका अर्थ लगा सकते हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट देखें तो समाप्त या कंप्लीट के अर्थ में हम यूज़ कर रहे हैं प्रीपोजिशन ओवर का। उसके बाद में देखें, से ऊपर या अधिक के ऊपर के अर्थ में, ध्यान रखें से ऊपर भी बोल सकते हैं, और या फिर ऊपर का ध्यान रखें से अधिक भी बोल सकते हैं। से ऊपर यानी से ऊपर या से अधिक ऊपर, तो अधिक ऊपर भी बोल सकते हैं या से ऊपर भी बोल सकते हैं, क्या अर्थ में हम यूज़ करते हैं ओवर का। देखिए, सी इज ओवर 30, सी इज ओवर 20, वह उसकी एज जो है 20 साल से ऊपर है या 20 साल से अधिक है, तो सी इज ओवर 20। सेकंड है, प्रज्ञान वॉज ओवर बिजी, प्रज्ञान क्या है, वॉज ओवर बिजी, प्रज्ञान अधिक बिजी है या ज़रूरत से ज़्यादा ही बिजी है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही आपके एग्जाम्पल है कंडीशन नंबर 5 में, वो ये आपको बता रहे हैं कि जब किसी चीज़ से ऊपर की अधिक की बात आती है, अधिक ऊपर या से ऊपर की बात आती है, तो ध्यान रखें वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ओवर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी इज ओवर 20 और प्रज्ञान वॉज ओवर बिजी, दोनों में ही प्रयोग किया गया ओवर का। उसके बाद में देखिए कंडीशन नंबर 6, कंडीशन नंबर 6 बोल दो या कंडीशन नंबर आपकी लास्ट कंडीशन है ओवर प्रीपोजिशन के अंतर्गत बात करें, शासन, यानी अगर बात करें रूल की, यहाँ पर बात करेंगे रूल की, यहाँ पर बात करेंगे कंट्रोल की, और यहाँ पर बात करेंगे हम रीजन की, यानी रूल, कंट्रोल, रीजन, शासन, नियंत्रण, उस कारण, ये सब बताने के लिए हम यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स ओवर का। देखिए किस प्रकार से, पुलिस हैव नो कंट्रोल ओवर क्राइम्स, यानी पुलिस का जो है क्राइम पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है नियंत्रण के अर्थ में। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो कंट्रोल के अर्थ में यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है कि पुलिस का क्राइम पर कोई भी जो है कंट्रोल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ फॉर मेनी ईयर्स, प्रताप ने मेवाड़ पर कई सालों तक
या कई सालों तक उन्होंने शासन किया। प्रताप ने कई सालों तक मेवाड़ पर शासन किया। तो ये आपके लास्ट कंडीशन है जहाँ पर रूल बताने के लिए, शासन बताने के लिए और का प्रयोग किया गया है। अब आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा देखें, और प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि पर या ऊपर के अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 4 क्या कह रही है, समाप्त या कंप्लीट के अर्थ में हम प्रयोग करेंगे ओवर का। एग्जाम्पल देखिए, दिस मैच इज ओवर, माई ऑफिस विल बी ओवर एट 5 PM, मेरा ऑफिस 5 बजे समाप्त हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा या बंद हो जाएगा। उसके बाद में देखें कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, दिस मैच इज ओवर, यह मैच कंप्लीट हो चुका है या समाप्त हो गया है। दोनों ही एग्जाम्पल में और का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स कर दिया गया है। फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है, से ऊपर या अधिक ऊपर, से ऊपर या अधिक ऊपर के अर्थ में प्रयोग करते हैं और का। सी इज ओवर 20, उसकी एज 20 साल से अधिक है। प्रज्ञान वॉज ओवर बिजी, प्रज्ञान बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ज़्यादा या अधिक के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखें से ऊपर या अधिक ऊपर में हम प्रयोग करेंगे ओवर का। उसके बाद में देखिए कंडीशन नंबर 6 या लास्ट कंडीशन, अगर और कंडीशन की और प्रीपोजिशन की बात करें, पुलिस हैव नो कंट्रोल ओवर क्राइम्स, पुलिस का क्राइम पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल यानी शासन, नियंत्रण या कंट्रोल रीजन बताने के लिए, शासन, नियंत्रण और रीजन बताने के लिए प्रयोग करेंगे ओवर का। तो फर्स्ट एग्जांपल में प्रयोग किया गया कंट्रोल का, कंट्रोल के यूज किया गया है ओवर का। प्रताप रूल ओवर मेवाड़ फॉर मेनी ईयर्स, प्रताप ने मेवाड़ पर कई सालों तक शासन किया। तो ओवर यहाँ पर यूज किया गया शासन या रूल के लिए। इससे पहले 3 कंडीशन हुई है अपनी और प्रीपोजिशन को लेकर के, और यहाँ से 4th, 5th और 6th कंडीशन दे रखी है। यह 6 कंडीशन टोटल हैं और प्रीपोजिशन को लेकर के। और प्रीपोजिशन का फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी धरातल के ऊपर कोई वस्तु अगर है और वो गतिशील है, मोमेंट है उसमें, तो और लगेगा, और अगर वो स्थिर है और टच भी नहीं कर रही तो भी और लगेगा। बाकी के कंडीशंस आपके सामने हैं। ऊपर के अर्थ में या से ऊपर के अर्थ में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। नियंत्रण या शासन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। समाप्त के लिए भी इसका प्रयोग हम डियर स्टूडेंट्स करते हैं, जहाँ तक ओवर प्रीपोजिशन की बात है। आई होप उसके बाद में आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक और अपनी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन की, और नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन रहने वाली है वो होगी डियर स्टूडेंट्स सिंस। आइए बात करते हैं प्रीपोजिशन सिंस की। आइए डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपनी एक और नई प्रीपोजिशन की। और इससे पहले अगर बात करें प्रीपोजिशन, हमने 2 और को कंप्लीट कर लिया है, और अब अपनी प्रीपोजिशन की बात करें, नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन रहेगी वो रहेगी सिंस। इससे पहले अगर बात करें तो प्रीवियस कुछ क्लासों से पहले अपनी हुई है, उनमें बात की हमने 4 की, क्योंकि सिंस 4 को हम एक साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने 4 अपनी प्रीपोजिशन है उसकी हमने बात कर ली है। अभी हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन सिंस की। तो फर्स्ट अगर कंडीशन की बात करूँ तो क्या दर्शाती है, ये कंडीशन जानने से पहले आप यह समझ लिए, एक अपने पास चार्ट है, उस चार्ट को समझ लेते हैं कि 4 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और सिंस का कहाँ करते हैं। आप देख सकते हैं 4 का प्रयोग करेंगे सेकंड, मिनट या आवर के लिए, यानी सेकंड के लिए, मिनट के लिए या घंटे के लिए। जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, इस प्रकार से, और 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्लॉक, AM या PM, यानी क्लॉक जैसे 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, यानी 3 बजे, 5 बजे, इस प्रकार से आता है तो भी सिंस करेंगे। और AM या PM के साथ अगर समय जुड़कर आता है तो वहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ध्यान रखें हम प्रीपोजिशन सिंस का। उसके बाद में देखें डेज के लिए ना, नॉर्मली अगर डेज जैसे 5 डे, 3 डे, 6 डे, 10 डेज अगर इस प्रकार से आता है तो यूज़ करेंगे 4 का। जबकि इसके वीक डेज आते हैं, यानी आपके जो वीक डेज हैं या सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके लिए यूज़ करेंगे हम सिंस का, जिससे संडे से लेकर के सैटरडे तक जो आपके संडे मंडे होते हैं उनके लिए यूज़ करेंगे सिंस का। उसके बाद में आप देख सकते हैं 4 का हम प्रयोग करने वाले मंथ्स के लिए, यानी जो आपके जो मंथ जैसे 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 10 मंथ्स, इस प्रकार से अगर नॉर्मली होता है तो हम प्रीपोजिशन 4 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी मंथ का नाम आ जाए, जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, चाहे आपका जनवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे जुलाई हो, चाहे दिसंबर हो, यूज़ करेंगे हम जो है सिंस प्रीपोजिशन का। ईयर नॉर्मली अगर ईयर आता है जैसे 10 ईयर, 5 ईयर, इस प्रकार से आता है तो यूज़ करेंगे हम, ध्यान रखें प्रीपोजिशन 4 का। लेकिन अगर नॉर्मली किसी ईयर का नाम देकर आता है जैसे 2010, 1947, 1857, इस प्रकार से आता है तो यूज़ करेंगे सिंस का। उसके बाद में देखिए मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी यूज़ करेंगे हम प्रीपोजिशन सिंस का। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि इस प्रकार से हम प्रीपोजिशन सिंस और 4 का हम प्रयोग डियर स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं। क्योंकि ये चार्ट आपको जब हमने 4 प्रीपोजिशन की बात की थी तो वहाँ पर आपको नहीं बताया गया था, तो यहाँ पर आपके सामने है कि 4 और सिंस को किस प्रकार से हम यूज़ करने वाले हैं।
अब सिंस प्रीपोजिशन की बात करते हैं, आइए उसकी बात करें। कार्य प्रारंभ होने का बिंदु दर्शाना, यानी किसी भी कार्य, आपका कार्य किस समय शुरू हो रहा है या कब से शुरू हो रहा है या कब से शुरू होगा, ये सब बताने के लिए, कब शुरू हुआ था ये सब बताने के लिए, किसी कार्य को प्रारंभ होने का समय बताने के लिए ये आपका सिंस प्रीपोजिशन आपकी यूज होती है। देखिए किस प्रकार से, सी हैज़ बीन हियर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से यहाँ है। वह कब से यहाँ है? वह सुबह से यहाँ है। तो सुबह से यहाँ पर है, यानी आपकी प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग किया गया कि वह सिंस सुबह से यहाँ पर है। तो सुबह को इंडिकेट कर रहा है सिंस, यानी आपका बिगिनिंग जो टाइम है वो क्या है? मॉर्निंग। उसके बाद में देखें, दे हैव लिव्ड देयर सिंस 1985, वे यहाँ 1985 से रह रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं आप सिंस की, तो समय दे रखा, आपको ईयर का नाम कोई स्पेसिफिक ईयर दे रखी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़ किया गया प्रीपोजिशन सिंस का, क्योंकि उसके जो कोई भी रहने की जो ईयर है आपकी, वो स्टार्ट हो रही है आपकी 1985 से। तो ये बिगिनिंग टाइम हो गया आपका सिंस के लिए। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस संडे, मैं यह संडे से कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी कार्य कर रहा हूँ ये सब मैं संडे से कर रहा हूँ। तो शुरुआत करने का समय क्या था? संडे, तो सिंस। उसके बाद में देखें, यू हैव बीन पेंटिंग योर हाउस सिंस जुलाई, तुम अपने हाउस को, अपने घर को जुलाई से पेंटिंग कर रहे हो। तो पेंटिंग करने का समय कब था? जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो बिगिनिंग टाइम दे रखा आपको जुलाई, सिंस का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में देखें, एक और आपके सामने प्रीपोजिशन है और वो है टिल। टिल का प्रयोग हम ध्यान रखें, नॉर्मली काफ़ी लिमिटेड इसका यूज़ होता है, लेकिन जहाँ भी होता है इंपॉर्टेंट है। तक के अर्थ में, तक के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, तक यानी टाइम के, टिल के बाद में आपको डेफिनेटली क्या मिल रहा है? टाइम मिलेगा, ये ध्यान रखें, चाहे आपको पीरियड ऑफ टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अगर बात करें तो फॉरवर्ड सिंस का प्रयोग किया गया, और यहाँ पर हम टिल की बात करें नई प्रीपोजिशन की, तक यानी टाइम के साथ हम प्रीपोजिशन टिल का प्रयोग करते हैं। देखिए, समय सीमा दर्शाना, यानी समय, ऊपर हमने बात की है कि समय की बिगिनिंग हो रहा है, यानी समय की शुरुआत हो रही है, और समय की शुरुआत के साथ आप सिंस का प्रयोग करें। यहाँ समय की एंडिंग हो रही है, यानी समय समाप्ति की बात है, और समय समाप्ति के लिए यूज़ कर रहे हैं आप टिल का। कैसे? श्रिया वर्क टिल 3 PM, श्रिया ने 3 बजे तक काम किया, यानी आप देख सकते हैं कि 3 बजे तक, तो आप 3 बजे तक इसको आप अप टू लिख सकते हैं, अप टू। टिल बोल दीजिए, अप टू बोल दीजिए, दोनों ही बोल सकते हैं, सिनोनिम एक दूसरे के। तो आप देख सकते हैं, श्रिया वर्कड टिल 3 PM, श्रिया ने 3 बजे तक काम किया। उसके बाद में देखें, आई सेल वेट फॉर यू टिल ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे तक यानी मंगलवार तक तुम्हारा इंतजार करूंगा या करूंगी। तो आप देख सकते हैं टिल का जो यूज़ है बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिटेड यूज़ है। तो समय बताने के लिए, यही कहूँ कि समय की समाप्ति, समय का एंडिंग बताने के लिए यूज़ करेंगे टिल का या अप टू का। अप टू का यूज़ भी हम टिल की जगह कर सकते हैं, ध्यान रखें। टिल का यूज़ करेंगे, अप टू का, दोनों में से एक का यूज़ होगा, ध्यान रखें। और सिंस की बात करें तो सिंस का हम प्रयोग करेंगे समय की बिगिनिंग बताने के लिए। एक बार दोबारा देखें, सिंस प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, कार्य प्रारंभ होने का बिंदु दर्शाना है, कार्य प्रारंभ किस समय से हो रहा है, सिंस का प्रयोग करेंगे उसके लिए। सी हैज़ बीन हियर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से यहाँ है। तो सुबह क्या है? बिगिनिंग टाइम है, सिंस का प्रयोग हुआ है। दे हैव लिव्ड देयर सिंस 1985, वे 1985 से यहाँ रह रहे हैं। 1985 से यहाँ रह रहे हैं, तो बिगिनिंग टाइम दे रखा है, सिंस का प्रयोग हुआ है। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस संडे, मैं संडे से यह कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो संडे से स्टार्टिंग हो रही है कार्य की, तो सिंस का प्रयोग हुआ है। यू हैव बीन पेंटिंग योर हाउस सिंस जुलाई, तुम जुलाई से अपने हाउस को, अपने घर को पेंटिंग कर रहे हो। तो बिगिनिंग टाइम था जुलाई, जुलाई में शुरू किया था, सिंस का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सिंस और फॉर का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यह कहूँ कि एक आपके लिए सारणी दी है। तो यहाँ पर फॉर की अगर मैं बात करूँ तो फॉर के लिए हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसकी बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। हम फॉर के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। और सिंस की बात करें तो ये हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम जो है वर्ड हम यूज़ करते हैं। और जितने भी सारणी में अपने या अपने चार्ट में जो भी आपके सामने टाइम दे रखे हैं, सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। और इधर आप फोर के नीचे आप देख रहे हैं जितने भी, वो सारे क्या हैं? पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं। फोर की बात करें सेकंड, मिनट या आर के लिए यूज़ करेंगे। सिंस की बात करें क्लॉक या AM PM से जुड़ने वाले टाइम के लिए यूज़ करेंगे। फोर की बात करें डेज के लिए, नॉर्मली डेज के लिए यूज़ करेंगे। जबकि सिंस का प्रयोग संडे से लेकर के सैटरडे तक जो आपके वीक डेज होते हैं उनके लिए यूज़ करेंगे। मंथ नॉर्मली होते हैं, यूज़ करेंगे फोर का। और मंथ के लिए स्पेशल अगर आपको किसी मंथ का नाम आ जाता है
स्पेसिफाई कर दिया जाता है जनवरी से दिसंबर तक, जैसे आपको दे रखा है, यूज़ करेंगे सिंस का। नॉर्मली ईयर आता है, यूज़ करेंगे फॉर का, लेकिन किसी ईयर का डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है, जैसे 2010, 1947, 1857, तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सिंस का। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी आप यूज़ करेंगे सिंस का, ये ध्यान रखें। इसके बाद में आपकी प्रीपोजिशन है टिल। टिल का अगर बात करें तो टिल का अर्थ होता है तक के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखें टिल के बाद में आपको डेफिनेटली टाइम मिलेगा। ये आपका पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आपको यूज़ करना है टिल का, और अगर टिल आपके ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखिए अप टू का यूज़ होगा। अप टू भी जो है आपका यूज़ होता है टाइम के लिए। समय सीमा दर्शाना, इसके लिए ध्यान रखिए कंडीशन ये है, और एग्जाम्पल है श्रेया वर्कड टिल 3 PM। श्रेया ने 3 बजे तक काम किया, तो यह एंडिंग टाइम बताता है। ध्यान रखें, अप टू बोल दीजिए या टिल बोल दीजिए, दोनों ही आपको एंडिंग टाइम बताएंगे, जबकि सिंस बताएगा आपको बिगिनिंग टाइम। आई शैल वेट फॉर यू टिल ट्यूसडे, मैं तुम्हारा ट्यूसडे तक इंतज़ार करूँगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स अपनी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आज रही है, और प्रीपोजिशन को आपने समझा होगा। सिंस, इससे पहले हमने बात किया टू की, उसके बाद में ओवर की, उसके बाद में आपको सिंस और टिल। आज 4 अपनी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कंप्लीट हो चुकी हैं डियर स्टूडेंट्स, तो और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगी। उसके बाद में जैसा एज यूजुअल हम बात करते हैं अपनी क्लास में, अब हम बात कर लेते हैं अपनी इंपॉर्टेंट वोकेब की। और वोकेब की अगर बात करें तो आज के अपने इंपॉर्टेंट 2 वर्ड रहने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट वन की अगर बात करूँ तो फर्स्ट वन आपका वर्ड रहेगा डियर स्टूडेंट्स फ्यूरियस, इसका अर्थ होता है गुस्सा करना या क्रोध करना। और सेकंड वन रहेगा आपका फ्यूटाइल। फ्यूटाइल की बात करें तो इसका अर्थ होता है निरर्थक, बेकार या बंजर, जिसको हम बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं अपनी वोकेब की। आइए डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं अपनी वोकेब की। और फर्स्ट वन अगर बात करें तो फर्स्ट वन आपका वर्ड रहेगा, वो रहेगा फ्यूरियस। फ्यूरियस की अगर बात करूँ तो फ्यूरियस जो आपका वर्ड होता है उसका अर्थ होता है क्रोधित, भीषण या प्रचंड। फ्यूरियस आपका वर्ड बनता है फ्यूरी से, FURY। फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा, तो फ्यूरियस आपका वर्ड होता है उसका अर्थ होता है क्रोधित, गुस्सा या भीषण या प्रचंड। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम इसमें क्या हो जाएगा, देखें, एंग्री, उसके बाद में हो जाएगा इनरेज्ड, इरेट, लिविड, फियर्स, उसके बाद में हो जाएगा फ्यूमिंग, और फ्यूमिंग के बाद में लास्ट में दिया है इंसेंस्ड। उसके बाद में सेकंड देखें, इसका जो एंटोनिम हुआ है काम, मिल्ड, प्लीज्ड, सीरिन, और लास्ट में दे रखा है ट्रैंक्विल। एक बार दोबारा देखें, फ्यूरियस जो आपका वर्ड है इसका अर्थ क्रोधित, भीषण या प्रचंड होता है। सिनोनिम की बात की जाए एंग्री, इनरेज्ड, इरेट, लिविड, फियर्स, फ्यूमिंग, और लास्ट वन है इंसेंस्ड। उसके बाद में बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम की बात करेंगे काम, उसके बाद मिल्ड, प्लीज्ड, सीरिन और ट्रैंक्विल। ये इंपॉर्टेंट जो है फ्यूरियस जो वर्ड है उसके एंटोनिम है। सेकंड वर्ड आपका रहेगा वो रहेगा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ होता है बेकार, निरर्थक या बंजर। फ्यूटाइल की बात करें अर्थ हो जाएगा बेकार, निरर्थक या बंजर। या आज के सिनोनिम की बात की जाए एबोरेटिव हो जाएगा, एबोरेटिव के बाद में हो जाएगा फ्रूटलेस, फ्रूटलेस के बाद में प्रॉफिटलेस, अनअवेलिंग, अनअवेलिंग के बाद में दे रखा है आपको वर्थलेस, और लास्ट वन दिया है अनसक्सेसफुल। उसके बाद में लास्ट वन दिया है, इसके एंटोनिम दिए हैं वो है इफेक्टिव, यूजफुल, वर्थवाइल, और लास्ट वन दिया है फ्रूटफुल। तो आप दोबारा देखें अपने वर्ड को, फ्रूटाइल जो वर्ड हुआ है बेकार, निरर्थक या बंजर, इसके सिनोनिम की बात की जाए वो हो जाएगा अबॉर्टिव, उसके बाद में आपका हो जाएगा फ्रूटलेस, उसके बाद में प्रॉफिटलेस, अनअवेलिंग दे रखा है, उसके बाद में दिया है वर्थलेस, और उसके बाद में लास्ट में दिया है अनसक्सेसफुल। उसके बाद में एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम में बात करेंगे इफेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद में यूजफुल हो जाएगा, और सेकंड लास्ट आपका वर्थवाइल, और वर्थवाइल के बाद में लास्ट वन दिया आपको फ्रूटफुल। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में ये थे अपने आज की 2 बड़े इंपॉर्टेंट वोकेब के वर्ड। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट आपके वोकेब के एज यूजुअल हम बात करते हैं हर क्लास में, और हर क्लास की तरह आज की अपनी क्लास के इंपॉर्टेंट वर्ड रहे। फर्स्ट वन आपका रहा है फ्यूरियस, और सेकंड वन रहा है आपका फ्रूटाइल। तो आई होप कि आपको एज यूजुअल आप वोकेब के वर्ड के साथ साथ आपको क्लास पसंद आई होगी। और एक बार अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई आपको कन्फ्यूज़न रहे तो क्लास में आप क्लास को रिवाइज करके देखें, आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और उसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप क्लास को देखें, और देखने के बाद में अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दें। हम आपको डेफिनेटली इस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार रहेंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे कम्प्लीटली। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास में फिर से हम प्रीपोजिशन टॉपिक को अभी अब कम्प्लीटली उसको नहीं किया, अभी उसको जारी रखेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, और कुछ प्रीपोजिशन और रह गई उनको हम कंप्लीट करेंगे।
तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास जल्द होगी और नेक्स्ट क्लास में हम जल्द आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अब हम इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, कीप स्माइलिंग, बी सेफ, थैंक यू सो मच।